हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि काफी ज्यादा आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपके मन में कुछ डाउट्स आते हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर, तो वो भी क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ लीगल पेडागोजी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप अपने आप को कोई भी बैच जो हम रन कर रहे हैं, चाहे वो लॉ पॉलिटी का हो, करंट अफेयर्स का हो या मॉक टेस्ट का हो, उसमें इनरोल कराना चाहते हैं, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन से उस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड। तो दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है वॉइडेबल एग्रीमेंट का। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? मानिए ए और बी दो लोग थे, ए ऑफरर था, बी एक्सेप्टर था, पर ए ने बी के साथ फ्रॉड किया था और उस फ्रॉड के जरिए बी का एक्सेप्टेंस लिया था। उस फ्रॉड में फंस के बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था। तो बाद में दोस्तों, अब बी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को कोर्ट से जाके वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, इसको खत्म करवा सकता है। इसी को ही बोलते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट। जब भी किसी के एक्सेप्टेंस किसी फ्रॉड, कोएर्जन या बाकी रीजंस के थ्रू ली जाती है, उस केस में उस बंदे को ऑप्शन दिया जाता है कि वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता है कोर्ट में जाके। पर ऐसा ए नहीं कर सकता है, क्योंकि ए तो वो बंदा है जिसने खुद फ्रॉड किया है, पर जिसके साथ हुआ है, जिसका कंसेंट गलत तरीकों से लिया गया है, वो उस एग्रीमेंट को जाके कैंसिल करवा सकता है। तो इसको बोलते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट। अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन सी प्रेपोजिशंस एकदम करेक्ट हैं। तो पहला है ऑल एग्रीमेंट्स आर करेक्ट और दूसरा है ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो सभी पहले एक एग्रीमेंट का रूप लेते हैं और फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का शेप तो ले ही नहीं सकता है ना। तो ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। और तीसरी स्टेटमेंट है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात एकदम सही है। जो भी एग्रीमेंट बाय लॉ इन्फोर्स किया जा सकता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज बी एंड सी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपसे पूछा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। तो मानिए ए और बी दो लोग हैं, ए ऑफरर है जिसने ऑफर दिया है, बी एक्सेप्टर है। तो दोस्तों, अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस, मानिए गए और पोस्ट ऑफिस में इन्होंने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दिया है, तो जैसे ही वो अपनी एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देंगे, एक्सेप्टर जैसे ही अपनी एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है, तो वो एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर, इस केस में ए अगेंस्ट द ऑफरर कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगेंस्ट बी, मतलब अगेंस्ट द एक्सेप्टर, कब कंप्लीट होती है? जब वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाती है। तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ही एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस डाल देता है, तो जो ऑफरर होता है वो एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाता है, और जैसे ही ये एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंच जाती है, तब जो एक्सेप्टर होता है वो बाउंड हो जाता है। तो ये मतलब होता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने का। तो एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? एक्सेप्टर तब बाउंड होता है जब ऑफरर के पास वो एक्सेप्टेंस पहुंच जाती है, उसकी नॉलेज में आ जाती है। और ऑफरर कब बाउंड हो जाता है? जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्टर है वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है। So, communication of acceptance is completed as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, मतलब offerer, as against the proposer when it is put in course of transmission to be out of the power of the acceptor। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्टल मीन्स इज कंक्लूडेड एट विच प्लेस। आपसे पूछ रहा है कि अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस पोस्टल मीन्स के थ्रू कन्वे हुआ हो, लेटर्स के थ्रू कन्वे हुआ हो, नॉन इंस्टेंटेनियस मीन्स के थ्रू कम्युनिकेट हुआ हो ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां पर होगी? कॉन्ट्रैक्ट कहां पर
कंक्लूड माना जाएगा, कहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना है ये माना जाएगा। तो दोस्तों पोस्टल रूल के हिसाब से जब भी नॉन इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे तो उस केस में जहां से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा जाता है और जहां पे एक्सेप्टर उस समय मौजूद होता है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है और वो ही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मानिए दिल्ली से एक्सेप्टेंस भेजी गई है तो जैसे ही एक्सेप्टेंस डाल दी जाएगी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड मान लिया जाएगा और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली होगी। तो प्लेस फ्रॉम वेयर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। वहीं अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जहां पे तुरंत ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सचेंज होता है जैसे कि टेलीफोन के माध्यम से, तो दोस्तों उस केस में जहां पे ऑफरर एक्सेप्टेंस को सुनता है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है और कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे कंक्लूड हुआ है ये माना जाता है। तो पोस्टल मीन्स में जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दिया जाता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है। पर इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें टेलीफोन और ये सब आते हैं, इस केस में जहां पे एक्सेप्टेंस सुनी जाती है, जब एक्सेप्टेंस ऑफरर को रिसीव हो जाती है तब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है ये माना जाता है। तो प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। दोस्तों अगला सवाल है कि ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। तो ए ने बी को ऑफर दिया लेटर के माध्यम से कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अपना ये जो ऑफर है वो कब रिवोक कर सकता है। तो दोस्तों ए अपना ऑफर तब तक रिवोक कर सकता है जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी ने पोस्ट ना कर दिया हो, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उन्होंने पोस्ट कर दिया फिर तो ए जो है, जो ऑफरर है, वो बाउंड हो जाएगा अपने ऑफर से। पर जब तक वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया गया है उससे पहले पहले तक ए अपने ऑफर को, अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। अगला सवाल है रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय लेटर इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी, मानिए लेटर के थ्रू ए ने बी को ऑफर दिया और ए ने बाद में मन बनाया कि वो अपना ऑफर जो है उसको रिवोक करना चाहता है और वो रिवोक कर लेता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए जो है वो अपनी रेवोकेशन से कब बाउंड हो जाएगा, उसके खिलाफ कब ये रेवोकेशन ऑफ द ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। तो जैसे ही ए ने अपने प्रपोजल का रेवोकेशन का जो लेटर है वो पोस्ट कर दिया वैसे ही वो उस रेवोकेशन से बाउंड हो गया है, वो वैसे ही रेवोकेशन जो है उसके खिलाफ कंप्लीट हो गई है। पर बी इस रेवोकेशन से जो ए ने दिया है अपने ऑफर का उससे कब बाउंड होगा, जब ये लेटर ऑफ रेवोकेशन बी के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ए कब बाउंड होगा, ऑफरर कब बाउंड हो जाएगा इस रेवोकेशन से, कब उसके खिलाफ कंप्लीट माना जाएगा इसको, when it is put in course of transmission by the offerer। जैसे इसने रेवोकेशन का अपना लेटर डाल दिया वैसे ही रेवोकेशन उनके खिलाफ कंप्लीट हो गई है। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ प्रपोजल इज रिवोक्ड। तो प्रपोजल रिवोक करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो आप नोटिस भेज दीजिए कि सर मैं अपना जो प्रपोजल है उसको रिवोक करना चाहता हूं, पर यह बात ध्यान में रखनी है कि एक्सेप्टेंस तब तक पोस्ट ना की गई हो। दूसरा है ऑटोमेटिकली भी रिवोक हो जाता है प्रपोजल। आपने बाय चांस लिखा हो ऑफर में कि भाई आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है अगर आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, और उस बंदे ने 1 महीने के अंदर अंदर नहीं दी। तीसरा है आपने लिखा हो कि अगर आप मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो कम से कम 5,000 रुपए आप मेरे इस अकाउंट नंबर में डाल दें, और वो कंडीशन एक्सेप्टर ने कंप्लीट ना की हो तो भी वो आपका जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला है वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस देन द एग्रीमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड विद इन। अगर किसी एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं मेंशन्ड है तो उस एग्रीमेंट को आपको कंप्लीट करना होता है विद इन रीजनेबल टाइम, और ये रीजनेबल टाइम फैक्ट्स टू फैक्ट्स वेरी करता है, ये कोर्ट डिटरमाइन करती है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नेसेसरी नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, जरूरी है।
फ्री कंसेंट होना चाहिए, जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, जरूरी है, पर रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस एसेंशियल्स में नहीं आता है कॉन्ट्रैक्ट के। तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला है कि असर्शन है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, माइनर के साथ किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है। पर अगर कोई मॉर्गेज है जो कि माइनर के फेवर में एग्जीक्यूट की गई हो, तो माइनर चाहे तो उस मॉर्गेज को कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के बेनिफिट के लिए एंटर किया जाता है तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, पर आप माइनर के साथ वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइड माना जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर ये जो स्टेटमेंट बी है ये ए वाले को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना, तो एक्सप्लेन तो वो करेक्टली नहीं करी है, पर इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगला है अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू। तो मानिए कि ए और बी है, और ए बी को बोलता है कि भाई तुमने अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, और बी अपना एक्सेप्टेंस दे देता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसको कहते हैं कोवर्जन के थ्रू बी का एक्सेप्टेंस लिया गया है। जब भी आप कोई ऐसा एक्ट करके जो कि आईपीसी के तहत फॉरबिडन हो, ठीक है, जैसे सुसाइड करना एक तरीके से, तो अगर कोई भी एक्ट ऐसा आप करते हैं जो कि आईपीसी के तहत फॉरबिडन है और उसको करके आप दूसरे वाले का एक्सेप्टेंस लेते हैं, तो वो दोस्तों कोवर्जन में काउंट होता है और ऐसे एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट माने जाते हैं। तो बी अगर बाद में चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जाके, इस एग्रीमेंट को जाके खत्म करवा सकते हैं। अगला है लेंडिंग मनी टू अ बोरोअर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन मनी मार्केट इज टाइट रेंडर्स द एग्रीमेंट ऑफ लोन। मानिए ए और बी दो लोग थे, इस समय इनके पैसे की हालात काफी खराब थे ए के, और मार्केट में पैसे की कमी भी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, पर एक मनी लेंडर था बी, वो ये बात समझ जाता है कि इस समय अगर मैं किसी को भी पैसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा, ज्यादा ब्याज पे दूंगा, तो कोई भी लेगा। तो इसका फायदा उठा के वो ए को कहता है कि मैं भाई तुम्हें लोन तो दे दूंगा, पर मैं कम से कम 15% इंटरेस्ट लूंगा इसके ऊपर। तो क्या माना जाएगा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में काउंट होगा? नहीं, क्योंकि ये तो जनरल ट्रेड है, ये जनरल प्रैक्टिस है किसी भी ट्रेड की। जब भी किसी चीज की स्कैरसिटी होती है तो उसके प्राइसेस एस्केलेट करता है, हर बंदा अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में काउंट नहीं होगा। इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। अगला है ए जो है एक ऑक्शन के जरिए बी को एक घोड़ा बेचता है, और बाद में बी को पता लगता है कि ये जो घोड़ा है ये अनसाउंड माइंड का है, दिमागी हालात से सही नहीं है। और ए ने जब ये घोड़ा बेचा था बी को, तो ए को भी ये बात पता थी। तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। पहली बात तो इसलिए क्योंकि यहां पे कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी ए के ऊपर कि वो ये बात बी को बताए कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है। दूसरी बात, बायर बिवेयर का प्रिंसिपल यहां पे आ जाता है कि जब आप घोड़ा खरीदने गए हैं तो आप घोड़े को थोड़ा आपको चलाना चाहिए था, उससे ही आपको पता लग जाता। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि आप अपनी सूझबूझ से पता नहीं लगा सकते थे कि घोड़ा सही दिमाग का है या नहीं है। तो इन दो कारणों की वजह से ये फ्रॉड नहीं माना जाता है। अगला है ए जो है बी को, जो इनका स्कूटर है जिसकी वैसे वैल्यू 10,000 रुपए है, वो एग्री कर जाते हैं कि मैं 5,000 रुपए में तुम्हें बेच दूंगा, ठीक है। और ए का जो कंसेंट लिया गया है इस स्कूटर को बेचने के लिए वो कोवर्जन के थ्रू लिया गया है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं, मैंने पीछे भी समझाया था, वो वॉइडेबल होते हैं। ए बाद में चाहे तो जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि मैंने कवर किए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फैमिली लॉ के भी ऐसे क्वेश्चंस कवर किए थे। वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि क्वेश्चंस छांटने में, रिसर्च करने में, एक्सप्लेन करने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और लोगों तक चैनल के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।